का शुक्र हो हमारी एक और ख़बर सही साबित हो गई कि सदर आरिफ अलवी के मुतालिक परसों बताया था ट्विटर पे और उसके बाद दुनिया न्यूज़ के ऊपर कि वो बहुत ज़ोर की आई है उनको कि उन्होंने तारीख देनी है। जिस तरह भी मरते खपते बची खुची जिस तरीके से भी उन्होंने तारीख दी दे दी और तारीख दी भी और नहीं भी दी, ये कैसा कमाल है। मतलब ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है ना, इसको पाकिस्तान की हद तक 8वां अजूबा बना के रख देना चाहिए, मास्टरपीस गोल्ड करा के इसको कहीं रख दें और देखें, या इससे इबरत पकड़ें या इससे इंस्पिरेशन लें, ये आपकी मर्जी है, जैसी आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप इसे क्या करना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ी बातें बताता हूँ इसकी कि प्रेसिडेंट ने डेट दी भी है और नहीं भी दी। बताया है कि इलेक्शन होना भी है 90 दिन के अंदर, कहा है कि ज़रूरी भी नहीं है, बाकी लोग जो है वो डिसाइड कर लें। वो कह रहे हैं कि मैं कह भी रहा हूँ क्योंकि मेरे भी ऑब्लिगेशन है, आर्टिकल 48 पता नहीं कौन से क्लॉज 5 शाइव की, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी बाकी के लोग भी देख लें, इलेक्शन कमीशन देख ले, सियासी पार्टियां देख लें, सुप्रीम कोर्ट्स देख लें। वो ये फरमा रहे हैं कि जी आर्टिकल 48(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एंड मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ डेट एंड नॉट लेटर देन 90 days from the date of the dissolution for the holding of general elections of assembly। इसलिए उन्होंने कहा है कि जी अब 89th डे जो बनता है हिसाब से वो बनता है मंडे 6 नवंबर 2023। लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं, यानी कि जब इन्होंने पंजाब, अगर हम दिखा सके, जब इन्होंने पंजाब के इलेक्शन और केपी का अनाउंस किया था तो बड़े धड़ल्ले से अनाउंस किया था कि जी मैं ये डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ, अनाउंस कर दिए मैंने, जो इम्पावर ये पावर मिली हुई है उसमें मैं अनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ वो बता रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, उसके हिसाब से 90 दिन ये बनते हैं, उस हिसाब से ये डेट बनती है 6 नवंबर, 79वां दिन जो बनता है 6 नवंबर 2023। साथ ही वो कह रहे हैं हाउ एवर वेरएज इन एन एंडर टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा, उसने लिफ्ट नहीं कराई। बेसिकली उसने जो है वो मुझे एक और रिव्यू दे दिया, उसने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और इलेक्शन लॉज ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है लास्ट प्रोसीडिंग जो हुई थी उसके ऊपर, सेंसस के ऊपर 7/8/2023 को, और वो लगा हुआ है हल्का बंदियां कराने। तो वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो उसमें बिजी हुए हैं और हम हमारा जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन और इलेक्शन की जो स्कीम ऑफ आर्ट है उसमें ये बात है, इसलिए हम उसमें कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टिपुलेटेड बाय द आर्टिकल 51(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 70 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। साथ ही उसने ये भी कहा कि जी मैंने, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैंने फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ से ही पूछा है, उन्होंने भी कहा है कि जनाब ये जो है ना आपका काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो आप उसको कह रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं। साथ ही प्रेसिडेंट साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, मैंने उनसे भी मशवरा किया तो वो भी कह रहे हैं कि जी हम आप छोड़ें, इस चक्कर में पड़े ही ना। उनका ये व्यू है द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट इज़ मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वज़ीर कानून, सूबाई हुकूमतें, प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं इसके अंदर कि वो कह रही हैं कि जी ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब प्रेसिडेंट इन सब चीज़ों को लिख रहे हैं, मान रहे हैं कि ये उनका काम है, हालांकि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली ये कह सकते थे कि जनाब मेरे पास ये पावर है आर्टिकल 48(5) के तहत, मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने पंजाब केपी का किया था। वो ये नहीं कह रहे। आगे उन्होंने कहा है वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाइड बाय ऑल द कस्टडी ऑब्लिगेशन देयर ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द अबव, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड पोलिटिकल पार्टीज अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and advise that some of these matters are already sub judice may take guidance from the superior judiciary for the announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies। एंड में उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने ये कहा कि जी अब इलेक्शन कमीशन पे बात डाल दी सारी कि ठीक है मैं कह तो रहा हूँ कि 6 नवंबर को, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से चले, सूबाई असम्बलियों को भी ऑन बोर्ड ले लें, इलेक्शन कमीशन को ले लें। समझ नहीं आया क्या। एक तो ये जाविया, दूसरा जाविया ये कि बड़ी चलाकी चली उन्होंने, और चलाकी उन्होंने ये चली है कि पीटीआई को भी खुश कर दिया कि जनाब देखें इलेक्शन में डेट दे दी। जो लोग उन्हें कह रहे थे पाकिस्तान में कि भाई डेट ना देना, मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे, उनको भी खुश कर दिया। और पीटीआई के पास अब ये मैदान खाली है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन कल अपना इजलास जो हंगामी बुलाया उसमें कहे कि हमने अभी डेट नहीं देनी, या वो डेट ऐसी दे जो इससे बियॉन्ड हो 90 डेज से, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए पाकिस्तान तरीके। उसबा बुखारी साहिबा, सॉरी वो तो वहाँ है, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नई साहब ऐसा मौजूद हैं। भट्टी साहब, मैं जरा उज़मा साहिबा से अगर पूछ लूँ। उज़मा साहिबा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा किया है, आपको क्या एतराज़ है? आपकी तैयारी नहीं है 6 नवंबर के इलेक्शन के लिए? क्यों जी, होनी तो चाहिए आपकी। बिलावल कह रहे हैं खौफज़दा। हाँ, उज़मा साहिबा की लाइन ड्रॉप है जी।
आप ही हैं मेरे पास, न्याजी साहब मौजूद नहीं, आने वाले। सर ये क्या है? इसे कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलना, इसे कहते हैं बारीक काम दिखाना। अब मुझे पहली दफा ये शक हो रहा है कि शातिर सियासतदान है हमारे प्रेसिडेंट। मैं कह रहा हूँ कि शातिरों के शुतुरमुर्ग हैं, शातिरों के माजरत का लीडर उमरू अय्यार निकले माजरत कैसे साबित सर? अब मुझे ये भी शक पड़ रहा है कि 2 कानून साजियां जो कह रहे थे ना मैंने भिजवा दी और मेरे स्टाफ ने नहीं भिजवाई, वहां भी बारीक काम मुझे अब शक पड़ रहा है यही कर गए। यहाँ पे आपको क्या चालाकी नजर आई है? पहली बात तो ये है कि ये सीधा साधा मामला था कि आईनी तौर पर उन्होंने डेट देनी थी और आईन उन्हें पाबंद करता था कि 90 दिन के अंदर डेट दे। यहाँ उन्होंने क्या कहा है, 2 चालाकियां दिखाई। पहला चालाकी जो आप बता चुकी हैं और आप ही ने ये ब्रेक की थी कि प्रेसिडेंट साहब को सख्त आई है, और आजकल खबरें आपके पास हैं, हम सारे आपके प्रोग्राम देख के अच्छा जी अब बताएं जी, करते हैं। पहले तारीफ तो कर लें जी काफी हो गई काफी। अच्छा तो उन 2 सूबों में क्या कहा, आई हेयर बाई अनाउंस, यहाँ क्या कहा कि होने चाहिए। और दूसरा इलेक्शन कमीशन से राय मांग, और दूसरा चालाकी मे टेक गाइडेंस, शेल टेक गाइडेंस नहीं, मे टेक ले अगर लेना चाहता है तो। तीसरी बात जो अब बात उन्होंने अपने आईनी जिम्मेदारी को पूरी तो नहीं की लेकिन आधी अधूरी उतार के फेंकी, इलेक्शन कमीशन में जान छुड़वाई अपनी, और पीटीआई से भी जान छुड़वाई, और पीटीआई का प्रेशर हल्कों से भी जान छुड़वाई। और जो 2 उनके बारे बताया जा रहा था कि उनसे 2 अहम लोगों ने मुलाकात की, वो काम भी कर गई। तो अब मामला ये है कि अब जाएगी बात सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की नहीं होगी, फाइज ईसा काजी साहब की होगी। फाइज ईसा साहब किस तरह के आपके ख्याल में इस फैसले को मनोवन 6 नवंबर में इम्प्लीमेंट करवाएंगे, या वो ग्राउंड रियलिटीज चेक करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे, सूबाई हुकूमतों को बुलाएंगे? मेरा ख्याल है अब ग्राउंड रियलिटीज की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि सारी जमात सर ये पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट खुद भी मान रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कॉन्ट्री व्यू लिया, वो भी उन्होंने रेफरेंस दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और इलेक्शन एक्ट का, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जी वो मैंडेटरी है, सेंसस हो चुका हुआ है, हल्का बंदियां उसके हिसाब से होंगी, वो उस काम में लगे हुए हैं। तो अब नहीं, अब तो आई थिंक कोर्ट के लिए भी कोई तरह मसला नहीं होगा इसमें। देखिए ग्राउंड रियलिटीज को देखना, देखें ना कि सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारी सियासत पूरी पीडीएम हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कह गई, और जो इलेक्शन कमीशन ने ऊपर के शेड्यूल दे दिया उसके मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते। ये प्रेसिडेंट को भी पता था और ये सारों को पता है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सवाल ये है तो मामला ग्राउंड रियलिटीज की तरफ पीटीआई जो इतनी उतावली हुई है जल्दी इलेक्शन के लिए, वो उससे क्या निकालना चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन होगा तो कोई इमरान की उनके ज़हन में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो ट्रांसलेट हो जाएगी। उनके ज़हन में क्या है कि वो जल्दी इलेक्शन चाह रहे हैं, हालांकि अगर वो सेंसस के बगैर इलेक्शन हो जाए तो जो 4-5 करोड़ वोट ऐड हुआ है, हो सकता है इसमें पीटीआई को बड़ा नुकसान हो जाए। कहते हैं कि ज्यादा है उनका वोट, वो कहते हैं कि हमारा यूथ ऐड हुआ है, तो फिर इतना क्यों उतावले हुए हैं वो? नहीं, वो यही तो है ना, माई वे और हाई वे। इमरान खान क्यों उतावले हुए थे तो कौमी असम्बली से निकले, क्यों सूबाई हुकूमतें तोड़ती, ये वही तसलसल है। मेरे साथ रहेगा जरा, बाकी भी लोग आ गए, आपके दोबारा आ रहा हूँ ठीक, ताकि आप फ्रेश रहें। उज़मा बुखारी साहिबा, हफीजुल न्याजी साहब, बहुत बहुत वेलकम। उज़मा साहिबा, क्या मसला है आपको? चले वो तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना कि ये हमें समझ नहीं आ रहा क्या किस किस्म का नोटिफिकेशन दिया, ये ऑर्डर है, ये हुक्म है, कानून की पासदारी है, लेकिन आपको क्या मसला है कि 6 नवंबर को आप इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है? मेरा तो ख्याल आप दिसंबर में भी, जनवरी में भी तैयार नहीं है। उज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। हम 6 नवंबर क्या, हम 2 नवंबर को भी तैयार हैं, बट बात यह है कि 6 नवंबर को इलेक्शन किसी ने कराने हैं। आज सदर ममलिकत जो है उन्होंने उनके इस ऑर्डर की हैसियत भी उतनी है जितनी इस वक्त रियासत ममलिकत के अंदर उनकी हैसियत है। वो भी इस वक्त एक निगरान सदर हैं, अपनी टेन्योर पूरी कर चुके हैं और अपने सक्सेसर का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने आज हर कार पूरा किया है और सबको खुश रखने की उन्होंने कोशिश की है। वो जो लेकिन ये है, ये आपको बता दूं कि सदर ममलिकत को जो है वो गाली गलोच का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, और अब आप देखिएगा कि वो उन्होंने जो एक अपने ऊपर से उठा के मुसीबत जो है सदर ममलिकत को गाली क्यों पड़ेगी भाई? ऐसा क्या कर दिया? प्रेशराइज वो किया जा रहा था। शरीफुल नफ्स आदमी है, बताती हूँ ना, यही बता रही हूँ। काश जो है, आपको पता है कि जो सदर ममलिकत है उनको सदर ममलिकत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरी ममलिकत के सदर होते हैं, और वज़ीर आज़म जो होता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है। सदर ममलिकत जो है वो कभी सदर ममलिकत बने ही नहीं, वो तो जो है वो इमरान खान के टाइगर ही रहे हमेशा। और अब जो उनको पिंकी पीरनी साहिबा जो इंस्ट्रक्शंस भेज रही थी
जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, कभी अली जफ़र मिलने जा रहे हैं, कभी कोई मोहम्मद अली दुरानी को बुला के वो बिठा के जो है वो बुला के बिठा रहे थे, वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हैं ये सदर ममलिकत की नहीं होती। सदर ममलिकत जो है उन्होंने आज जो एक एडवाइजरी किस्म का एक लेटर लिखा है जिसका मेरा ख्याल है उनको भी नहीं पता, और फिर उन्होंने 2 नंबरी की है हमेशा की तरह। मतलब पीटीआई का बंदा और 2 नंबरी ना करे ये मुमकिन नहीं होता ना। वही 2 नंबरी जो उन्होंने उस वक्त 2 जो बिल हैं उनके साथ की थी कि वो मेरे तो देखे ना स्टाफ ने मुझे बताया ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इसकी कोई टके की वैल्यू नहीं है इसकी, मैं माफी मांगता हूं, और यही हरकत उन्होंने आज भी की है। ठीक है, मैं आपसे और भी बड़े सवाल पूछना चाह रहा हूं कि पहले मैं अगर सदर ममलिकत एक इम्पोर्टेंट बात कामरान, एक वैसे भी नहीं हो सकते ना। देखिए मैं आपको बात बताऊं, सदर ममलिकत अगर बात है, ये बात भी तो करें ना। नवाज शरीफ साहब, मेरी बात तो, नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को। 6 नवंबर को आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? आपको इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने आके चलानी है, आप में से तो किसी में इतनी सख्ती नहीं कि आप इलेक्शन कैंपेन चला सके, और शायद शहबाज शरीफ साहब तो जा ही ना सके अवाम में, इसलिए जरूरी है नवाज शरीफ साहब ही जाए। वो फ्रेश चेहरा है, वो एक अच्छी चीजें लेके शायद आ रहे हो। मैं उनके मतलब किसी गलत उसका शिकार नहीं हूँ कि गलत बात का मैं समझता हूँ कि शायद पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, लेकिन आप लोग तो आजमाए ना। 16 महीने आप लोग आजमा लिया, देख लिया आपको, तो वाकई आप इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो छोड़े आपकी बात, तो क्या करनी पीडीएम वालों की गुजारिश। नवाज शरीफ साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे दिसंबर जनवरी में। मैं एक मेरी 2 गुजारिशात सुन लें। जी बताएं, हुक्म करें आप। 2 अहकाम मेरी 2 गुजारिशात प्लीज जल्दी से सुन लें। एक तो ये है कि सदर ममलिकत ने अपना आइन का एक आर्टिकल तो जो पढ़ के सुना दिया है, दूसरे आर्टिकल की वो नफ़ी कर रहे हैं जो 51(5) है, जिसके तहत इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है। और मेरी गुजारिश ये है कि मेरे और आपकी तो बात ही नहीं है, मरदमशुमारी हल्का बंदियां जो आप जिसके आप पहले डिस्कस कर रहे थे, और आज ठीक बात है, वो तो आपका पॉइंट आ गया। मैं कुछ और बात कर रहा था होना पड़ रहा है। अब उसके बगैर इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराया हम तैयार है। आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे जाऊंगा। मसला ये है कि अगर ये मरदमशुमारी का इशू ना भी होता तो आपकी लीडरशिप जब 21 को आ रही है, आपके बाकी लोग लीड कर ही नहीं सकते इलेक्शन, तो आप वैसे तैयार नहीं है 6 नवंबर के लिए। ये तो छोड़े, वो तो ठीक है, सेंसस का मसला, हालात के मुताबिक डेट रखी है ना। नहीं कामरान, हालात के मुताबिक डेट रखी है। इलेक्शन पहला होता मियां साहब पहले आ जाते। बिल्कुल ठीक है, चले आपको नहीं साहब आज का ये उज़मा साहिबा आपका पॉइंट आ गया। नहीं साहब क्या समझते हैं, ये क्या है? ये इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट है, ये अपनी जान छुड़ाई है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेशर से, खुश किया है किसी को? क्या किया सर प्रेसिडेंट का जो है आज? वो है ना अंग्रेजी का एक मकूला कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। पैराग्राफ 3 जो है उसमें फरमा रहे हैं कि जी आर्टिकल 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान जो है वो पाबंद है कि इलेक्शन जो है 6th डे ऑफ नवंबर में हो जाने चाहिए, 6 नवंबर को हो जाने चाहिए। और फिर जो आखिरी पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा जी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सूबाई हुकूमतों को कंसल्ट कर ले, पॉलिटिकल पार्टीज को कर ले, ताकि इसके बारे में जो भी सूरत हाल है वो तय हो जाए। यानी कि तय फिर उन्होंने करनी है पॉलिटिकल पार्टीज ने और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलजुल के। और चूंकि ये मामला सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसको भी ख्याल करना चाहिए कि सुपीरियर जुडिशरी से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक बिल्कुल जेनरिक किस्म का, ठीक एक घुंगलुओं से, जो पंजाबी में नहीं कहते मिट्टी झाड़ने वाली बात है। देखिए मुझे कोई 5-7 दिन पहले कोई तहरीक इंसाफ के कोई दोस्त मिले, तो कह रहे थे कि सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान करने वाले हैं। मैंने कहा मुझे तो खैर उसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता, करते हैं या नहीं करते, मुश्किल है। लेकिन मैं चूँकि उस तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि 2 बड़ों ने मुलाकात की और बड़े अहतमाम से ये जो है अखबारात की या TV की या चैनल्स की ये जीनत बना। और 2 बड़ों की मुलाकात के बाद तो 2 ही चीज़ें हो सकती थी, 2-3 के हजूर। एक तो आप जैसे उस्मा भी कह रही हैं कि आप अपना जो शेल्फ लाइफ है वो पूरी कर चुके हैं, एक्सपायरी डेट में फिर रहे हैं, तो इस्तीफ़ा लेना तो कोई मसला नहीं है। तो अगर यहाँ बैठना चाहते हैं तो फिर कुछ आदाब महफिल भी आज सदर मुमलिकत सदर हाउस में रहने के इस तारीख के गुजरने के बाद, और उसमें यह है कि आप कोई ऐसा पंगा ना लें जो आपके लिए भी एम्बेरसमेंट हो, हमारे लिए भी हो। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बात समझी भी है और उस पर अमल भी किया है। तो चुनाचे ये एक ऐसा, लेकिन न्याय साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोर्ट में लेगी इस मामले को, सर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोर्ट में ले जाती है, देन
देखें जी, उसमें तो मेरा अच्छा, वो भी बड़ा देख सेटल ओपिनियन है कि काजी फायद ईसा साहब जो है ना, वो मेरे ख्याल ही गो बाय द बुक। और लेकिन 2-3 चीज़ें ज़हन में रखें, ये सदर पाकिस्तान जो है ना, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये वजीर आजम सर एक मिनट न्याई साहब, आप कह रहे हैं कोई कि जस्टिस फायद ईसा विल गो बाय द बुक, तो बाय द बुक तो यही है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, जी हाँ जी, या हमें नहीं, बाय द उसमें बुक ये भी उसको तो है मिलके कि पढ़ना आप पड़ेगा जब आप- सेंसस को नहीं भी आप और फिर उस आइन का क्या करेंगे कि जब मरदमशुमारी, नहीं उसका क्या करेंगे कि मरदमशुमारी के जब बिल्कुल रिजल्ट ठीक। डिक्लेयर हो जाएंगे तो I हर agree कबड्डी with you, करने के बिल्कुल ठीक है, पाबंद है। ठीक है, ये ठीक, अब बिल्कुल ठीक है। देखो लेकिन ये नहीं ये है बात उसके ठीक है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ठीक को है, ये था कि बिल्कुल कभी इसके क्लैश है, उनको ख्याल होगा कि ये होगा तो कोई दरमियान में रास्ता निकाल लिया जाएगा। और एक और आखिरी बिल्कुल बात ठीक है सर। कि काजी फायद ईसा साहब हो या जी, जी, जो जी। भी हो, अदालत ये देखने के पार्लिमानी निज़ाम है, सदर मुल्क अपने तौर पर एक्ट नहीं कर सकते, वजीर आजम के मशवरे के बगैर कोई बिल्कुल काम ठीक है। करते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है। सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ऑब्वियसली कल ये खबर आई थी, आज आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे भी पूछ लूँ, कोई बहुत बड़ी चेंज ले आएंगे? क्योंकि इस वक्त फर्स्ट रेट लीडरशिप कोई है नहीं बाहर, उनके मुकाबले में इमरान खान थे, वो जेल में, और लग रहा है कि वो आपका और मेरा तो पहले ही इंडिया है काफ़ी अर्से से कि वो जेल में रहेंगे, इलेक्शन तक तो कम से कम नज़र नहीं आते। बिलावल भुट्टो ऑब्वियसली बड़ी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो नवाज शरीफ के स्टैचर के नहीं, ना उनकी पार्टी की रेंज उस तरह पंजाब में जो कि इलेक्शन डिसाइड करेगी, उनका और इनका हल्का मुश्तरका नहीं है। ठीक। नवाज शरीफ साहब क्या चेंज ला सकते हैं? कोई दादरसी कर सकते हैं अवाम की? कोई नून लीग को लीड करा कर जितवा सकते हैं? इसके बावजूद कि पीटीआई की भी पॉपुलैरिटी है। देखिए, अगर तो पहली बात तो है कि इलेक्शन 50% भी मुनसफाना होते हैं, और जब भी होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो मुकाबला तो नून का पंजाब में तहरीक इंसाफ से ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मज़े की बात यह है कि पीडीएम वाले जो कल तक इत्तेहादी थे, एक साथ थे, आज बड़े, और ख़ास तौर पर बिलावल साहब कह चुके हैं कि कुठपुतलियाँ बनाना बंद करें। पहला, मेरे हरीफ खौफज़दा है, मतलब मुस्लिम लीग नून खौफज़दा है इलेक्शन से। फिर वो कह चुके हैं एक जमात के अलावा किसी को पता ही नहीं है, सियासी बयानात है ना? नहीं सर, इस बयानात की मैं पसंद, एक जमात के अलावा किसी को पता ही नहीं कि इलेक्शन की डेट क्या है। फिर एक जमात के अलावा जो उन्होंने कहा है किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, और कुर्बे क़यामत की निशानी जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी आज कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पता नहीं अब वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या समझते। और खुर्शीद शाह साहब तो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा फवाद हसन फवाद का हुकूमत में आने के बाद ये हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। साहब मुल्क के लिए और नून लीग के लिए कितना चेंज साबित हो सकते हो कि अब वो 3.5 साल बाद आ रहे हैं? मुल्क के लिए तो बिलाशुबा, इसके लिए मुस्लिम लीग नून के लिए तो बिलाशुबा चेंज साबित होंगे, जाहिर है वो, और लेकिन उससे पहले कि वो सारे मरहले जो उनके हैं सरेंडर करने के, या वो सारे वो तय होने के बाद, और मुल्क के लिए मैं तो कुछ नहीं समझता, और मुझे कोई उम्मीद नहीं। वजह यह है कि क्या फॉर एग्जांपल अब आके वो कर लेंगे, क्या उनके पास कोई प्लान है, कोई बताया है उन्होंने, कोई मंसूबा है, कोई विजन है। भाई कर गया ना, भाई भी उन्होंने तो खैर इनकार कर दिया, मेरी हुकूमत ही नहीं थी, लेकिन भाई तो है ना, था ना 15 महीने 16 महीने भाई तो रहा ना, सारे तजर्बाकार टीम में साख डार आखिरी पहलवान भी उतारा था। तो फिर सर नेशनल लीडरशिप तो इसमें कौन सी है? नवाज शरीफ के अलावा तो कोई भी नहीं है। सर ये एक अलग सवाल है। सवाल ये है कि वो नेशनल लीडरशिप जिसको आप कह रहे हैं वो इस मुल्क के लिए क्या कर रही है। अब एक और जो आजाद फिर रही है नेशनल लीडरशिप। हाँ, अब एक और बड़ी मुझे अजीब सी, इलेक्शन हो वक्त पे आइन का एहतराम होना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, अदलिया की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा हूँ कि बाहर मुल्कों से जो बात करनी है पैसों की, आर्मी चीफ ने करनी है, सरमायाकारी लानी है, आर्मी चीफ ने लानी है, बिजनेस काउंसिल बननी है, वो गारंटी देनी है, आर्मी चीफ और फौज ने देनी है। तो सियासी लीडरशिप तो है ही नहीं। माफियाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन करना है वो लाना है। आज डॉलर 295 रुपए का मैंने खरीदा, मैं सोच सकता था कि 5 दिन बाद 295 का, और चीनी 150 पे आ जाएगी। और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन फौज ने करना है, सारे काम फौज ने करने हैं। तो ये किस लिए लीडरशिप, और क्या करने आएगी और क्या करेंगी? जब भी रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत, क्या करेंगे वो एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि आपके तो अपने पुराने इत्तेहादी जो है, चले इत्तेहादी ना भी हो, फॉरगेट अबाउट, पीपल्स पार्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, वो खुद बता रही है कि आप पता नहीं किस
किस तरह मैनेज करने लगे हैं? इलेक्शन की डेट का भी आपको पता है, लेवल प्ले फील्ड भी नहीं है। व्हाट्स योर स्टैंड टू इट? बता, इलेक्शन फेयर होगा ना तभी बात बनेगी। देखिए, पहली तो बात यह है कि भट्टी साहब की पुरानी जमहूरियत दुश्मनी है और वो उसका इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं, और अब भी जो है वो जमहूरियत को लानते भेजकर जो है दूसरी बात चीज़ों को जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। आर्मी चीफ इस मुल्क का हिस्सा है ना, और मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा तो आर्मी चीफ को भी फ़र्क पड़ेगा। मुल्क अगर आर्मी चीफ जो है वो जो ताकत का इस वक्त चश्मा और पाकिस्तान के मरूजी हालात में हमेशा ही रहा है, उसके अंदर जो है अगर वो एक सियासी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे तो उसमें कोई मजायका नहीं, रादर के बिल्कुल ही परवेज़ मुशर्रफ की तरह जो है वो लुडियाँ डाली जाएँ इस मुल्क के अंदर। सो जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब का ये प्रॉब्लम है जी, वो जो है वो आपको पता है वो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वो चढ़ दौड़े थे हुकूमत के ऊपर भी और वज़ीर आज़म के ऊपर भी। फिर अरबों रुपए के जो है फंड अनाउंस किए गए थे कराची में, फिर वो ठीक हो गए थे। फिर उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी वो K4 वाले मनसूबे के अंदर शहबाज साहब की, और बल्कि उन्होंने कहा कि हमें जो है वो आप हमारी पार्टी में आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये और अभी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, उनसे जब कल परसों जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सैलाब ज़दगान के जो है वो फंड, हमारे फंड्स बंद कर दिए गए हैं, रीशफलिंग हो रही है, जो एक नॉर्मल तरीकाकार है जो पंजाब में भी हुई थी जब निगरान हुकूमत आई थी। 15 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है, आपके मोहरे हर जगह पे बिठाए हुए हैं, और इलेक्शन के प्रोसेस में होता है कि आपको रीशफल करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बंदा कोई नहीं है। आज जब उनको झाड़ पड़ी होगी, एक मैं ये मिनट कह रहा हूं कामरान, एक मिनट प्लीज मुझे बात पूरी कर लेने दो जी। प्लीज। अब जब उनको झाड़ पड़ी होगी पता नहीं कहां से, अब आपको पता ना वो कहते थे 90 डेज में इलेक्शन कराने चाहिए, प्रेसिडेंट जो है उनके आसिफ जरदारी साहब, वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन का हक है, उन्होंने ये करनी है। तो इन्होंने अलग-अलग आइन पड़े हुए हैं, अलग-अलग इनके हालात हैं, और अब जब झाड़ पड़ी है कि ये बात नहीं करनी तो आज वो लीग पे आ गए। अब बंदा पूछे थोड़ी सी एक मिनट, कॉमन सेंस की जरूरत है बिलावल साहब को। अब अगर कॉमन सेंस नहीं है तो उसमें नून लीग क्या करे? कॉमन सेंस की बात है कि 30 नवंबर को कॉमन सेंस नहीं थी ना तो वजीर खारजा नहीं लाना था उसको, उसके बाद 54 डेज है, भट्टी साहब कुछ कहा जाए, फिर शेड्यूल आना है, तो वही जनवरी फरवरी बनती है ना, इसमें डेट पहले से मालूम कहां से होगी? कॉमन पॉइंट आ गया जी। वो आज कह दिया था ना राणा सनाउल्लाह साहब ने फरवरी के इलेक्शन वाली बात। जी फरमाएं। देखिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज करना चाहता हूं, और बार बार कर रहा हूं, पता नहीं अज़मा को क्यों नहीं समझ आती या क्यों वो नहीं समझना चाहती। मैं शरीफों की जमहूरियत, जरदारियों की जमहूरियत, बुजदारों और मानिकाओं की जमहूरियत से मुझे दुश्मनी है, चिढ़ है, और उन पर मैं उम्र भर लान तान करता रहूँगा। जो असल जमहूरियत है, जो ये शरीफ, जरदारी और बुजदार नहीं आने देते इस मुल्क में, जब वो आ जाएगी तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। मैं उस जमहूरियत से मुझे सख्त नफरत है जहाँ एक मफरूर और मुजरम के पास वज़ीर आज़म काबीना समेत पहुँच जाए, गवर्नर जाके वहाँ फ़ोटो सेशन कराए। जमहूरियत में अखलाकियात होती है, असूल होता है, मंतक होती है। ये नहीं होती गुलामी होती है कि आका कह दे तो दिन है, तो दिन है तो रात है। यानी इस पर कभी डिस्कस नहीं किया कि मुकम्मल प्लेटलेट्स मुकम्मल हो गए अब वापसी पे, ठीक है, सेहतयाब ठीक हैं, कहाँ इलाज करवाया, कहाँ सारा कुछ किया, किस मकसद के लिए आ रहे हैं। और याद रखें, नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो डील के साथ, आते हैं तो डील के साथ, कभी भी वो कोई रिस्क नहीं लेते। पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, नवाज शरीफ साहब कामरान मुझे क्या कॉम्प्रोमाइज लीडर के तौर पे आएंगे? उस्मा साहिबा, न्यायी साहब से पूछ के आपके पास आ जाऊँ, आप पूरा जवाब दीजिएगा। न्यायी साहब, नवाज शरीफ साहब एक कॉम्प्रोमाइज डील के तहत लीडर के तौर पे आ रहे हैं, और अगर ऐसे ही आ रहे हैं तो वो फिर क्या कर पाएंगे? कोई गिवन हिज स्टैंड इन पॉलिटिक्स, जिसमें वो तो कह रहे हैं मैं फलां का एहतसाब करूंगा, फलां का एहतसाब करूंगा, तो किस तरह मौजूदा हालात में वो स्टीयर कर सकेंगे, लीड कर सकेंगे? न्यायी साहब। कामरान, मैं हकीकत है कि किसी ऐसे शो पे बैठता ही नहीं हूँ जैसे को बहस व तमीज़ हो, क्योंकि मेरा अपना एक अब तबीयत के ऊपर बड़ा बोझल रहता है। वैसे भी मैं किसी शो में नहीं जाता हूँ, बल्कि जब आपका होता है उसको मैं ना कभी नहीं कर सकता हूँ। उसका ये होता है कि फिर और भी कई जगह चैप्टर खुल जाता है, फिर आप ही सारे दोस्त कहते हैं कि, लेकिन मैं कोई बात को और कर रहा हूँ। ये जो मैंने अभी भाषण सुना है सर, ये जमहूरियत के ऊपर जो मुझे पढ़ा रहा है कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, शर्म आनी चाहिए। जो कुछ है या नहीं है, लेकिन ये 284 आर्टिकल में अखलाकियात कहाँ से आ गई कि ऐसी जमहूरियत में लानत भेज रहे हैं जिसमें अखलाकियात नहीं है, मंतक नहीं है। ये 284 आर्टिकल हैं, पढ़ लें एक दफ़ा। फिर मैंने तो 4, 5, 7 दफ़ा क्या कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ इनका, क्योंकि मेरी रहनुमाई है। ये आइन मेरे लिए बना है, ये मुझे एड्रेस करता है। यार आप इस मुल्क को खिलवाड़ बनाना चाहते हैं? ये जमहूरियत के ऊपर जो बड़ा ये बात करता है, हृदय राय करता है, मैं कहता हूँ हकीकत है कि आप टीवी वाले ऐसे बंदों को बैन कर दें।
क्या? कि जो जमहूरियत के साथ मजाक करते हैं। बाकी राजी नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब केसेस के अंदर है क्या, जो इन्हीं केसेस की वजह मरियम नवाज साहबा जो हैं वो बरी हो चुकी हैं, तो नवाज शरीफ साहब के कौन सी चीज माने आएगी? ये जरूर है कि आएंगे, हो सकता है प्रोटेक्टिव बेल मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन जैसे ही जाएंगे तो पहले भी तो उनको एक केस में बेल मिल गई थी। यार आप इस मुल्क के साथ अच्छा सर, उनको तो छोड़े, वो तो चले गए। 25 करोड़ का मुल्क है, मुझे ये नहीं लगता कि ये मुल्क में पता नहीं कहाँ किधर जा रहा है, ये कि बचेगा नहीं बचेगा। न्याय साहब मुझे मैं ये न्याय साहब मैं ये कह रहा था, न्याय साहब मैं सर ये कह रहा था कि जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं जी पॉलिटिशियनों की स्पेस खत्म हो गई, कम हो गई, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, इसमें पॉलिटिशियन जिस तरह, तो नवाज शरीफ साहब एक बड़े पॉलिटिकल बात, बहुत सी चीजों में बड़े अग्रेसिव भी तो है ना। पॉलिटिकल बात है वो देखे ना, पॉलिटिकल बात है। मैं तो वो जब आएंगे तो वो चेंज ला पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, ब्रेक थ्रू लाएंगे जी। नहीं आपने ये नहीं पूछा, मुझे पूछा कि जी नवाज शरीफ साहब जो आएंगे, देखिए पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब के पास बहुत पॉलिटिकल स्पेस है। आपने खुद कहा है जैसे बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को एक तरफ रखें, नेशनल लीडर नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा साइजेबल लीडर नहीं, हर लिहाज से देखें, स्टेचर के लिहाज से, विजन के लिहाज जो कुछ है जो मौजूद है साहब, बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि क्राइसिस ये है कि बड़े इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का चूंकि एक जिसको कहना चाहिए कि एक आया हुआ मुकाबला और वो सारा ये पॉलिटिक्स है। अब जब तक इसका तय नहीं हो जाता, बाकी लीडरों के लिए पास वो स्पेस नहीं है, क्योंकि बिलावल सर आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक है, खुदा न खादा, यानी कि उनका रोल नहीं है, उनकी बहुत भी फॉलोइंग है, हर एक का रोल है जिसकी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। आपने भी बात करनी है अभी, अब मैं एक ब्रेक ले लूंगा, उसके बाद सारे बात कर लेंगे, मौका मिल जाएगा, एक ब्रेक ले लूं। नहीं, पहली बात तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि न्याय साहब बोल रहे थे तो मैं दरमियान में नहीं बोला, बदतमीजी होती है। नहीं मेरी बारी है, नहीं उस्मा साहिबा आ रहा हूं आपके पास, ऐसे नहीं है, मेरी बारी है। या अच्छा उस्मा साहिबा बोले, उस्मा साहिबा बोले, या ये स्टूडियो में बैठने का जायज फायदा नहीं होगा, बोले उस्मा साहिबा बोले, उस्मा साहिबा बोले, आप ब्रेक में चले जाइए। उस्मा साहिबा बोले ना, मैं 50 बार कह चुका आपको, बोले फिर मैं बोल रही हूँ भाई, आप तुम चुप करोगे कामरान तो मैं बात करूंगी ना। बात यह है कि भट्टी साहब की एक नफरत और एक इनकी हकारत है ना, ये नामुनासिब है। ये जो आप भट्टी साहब, आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें, आप अपनी पार्टी बना लें, आपको जरदारी, आपको शरीफ, आपको सारे नहीं पसंद ना, आप खुद मैदान में आ जाएं। ये तो कोई तरीका है कि आपके कहने से मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, आप अकेले के जो है वो भाषण से लोग जो है वो वजीर आजम बनाएंगे। नवाज शरीफ को 3 दफा वजीर आजम जो है पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। जरदारी और पीपल्स पार्टी अगर कहीं जो हुकूमतें मिली थी अवाम ने बनाया था। मुझे अब ब्रेक लेने दें, ये अपनी मर्जी की डिक्टेशन देकर जो है लोगों को डिमीन करने से आप ऊंचे नहीं हो जाएंगे। पॉइंट आ गया, न्यायिक साहब का भी आ गया, फर्क पड़ता है ना जमहूरियत को फर्क पड़ता है। ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता जी, किसी की हरदा सराई से। एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। भट्टी साहब, आपकी सोच इतनी गैर जमहूरी क्यों है, फिर आपको सुनना पड़ता है? वक्त मेरा बड़ा कम है, आपने जल्दी बोलना है जरा, क्योंकि बाकी कोई मौका मैंने दोबारा देना है। भट्टी साहब देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि न्याजी साहब मेरे भाई हैं, बहुत उनकी बात मैंने नहीं काटी क्योंकि बदतमीज़ी हो जाती है, और मैं जो उनके बड़े भाई की हैसियत से जो उनका अदब है वो हमेशा रहेगा। मैंने बात की थी असल जमहूरियत की, और जमहूरियत नामुकम्मल होती है असूल के बगैर, मंतक के बगैर, इखलाकियात के बगैर। मैं लानत भेजता हूँ उन दानिश्वरों पर जो मुल्ज़मों और मुजरमों को ग्लैमराइज़ करते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन अहले इल्म पर जो हुकूमतों के गोदों में बैठते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन पढ़े लिखों पर जो जीरे ब्लेडों के साथ होते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उन तमाम लोगों पर जो इस जाली और डब्बाबंद जमहूरियत, जिसमें 5% के लिए बांझ है, 95% के लिए ये 5% को अंडे बच्चे देती है, 95% के लिए बांझ है उसमें। मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने जवाब नहीं दे पाते सवालों का, और फिर हम उनको ग्लैमराइज करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। मैं उन लोगों पे लानत भेजता हूँ जो इस पे लानत भेजते हैं कि कोई जमहूरियत असूल और मंतक और इखलाकियात के बगैर होती है। और यही वो लोग हैं, हमें इन्हीं लोगों ने तबाह किया है। ये नवाजे हुए लोग हैं, ठीक है, और ये इन लोगों ने हमारा सत्यानाश इस मुल्क का कर दिया। इस मुल्क के मसाइल क्या हैं और ये कहाँ खड़े होते हैं।
चंद लोगों की जमहूरियत, जिनकी ना पार्टियों में, उन लोगों पे लानत भेजता हूं जिनकी पार्टियों में जमहूरियत कोई नहीं, माइंड सेटों में जमहूरियत कोई नहीं, फैसलों में जमहूरियत कोई नहीं। में तो वजन है ना कि नवाज शरीफ और लेकिन वो उनको ग्लैमराइज करते हैं। सर देखिए, उनको मुझे कोई इशू नहीं है, देखिए मेरे बात मुझे हमें इससे क्या है, आवाम जाने और वो जाने। मुझे कोई इशू नहीं। नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको चौथी मरतबा वजीर आजम बनाए, बात ये नहीं हो रही थी। बात ये नहीं हो रही थी कि वो वापस आते हैं और क्या करते हैं, ये नहीं हो रही थी। बिलावल बन जाए, नवाज शरीफ बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, ये आगे करते रहे। लेकिन ये मेरी हर्जा सराई, मेरी ये बकवासबाजी, ये मेरी ये सुननी पड़ेगी। इस पे लानत भेज के आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। असल जमहूरियत कब आएगी? बहुत से लोग बड़े निराश हैं, ख्वाह वो भट्टी साहब हो या दूसरे हो। लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क में जमहूरियत जो है ना, यानी कि इलेक्शन कमीशन डेट क्यों नहीं देता? जी जी न्याय साहब। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि भट्टी साहब ने तकरीबन 80% लानतें अपने ऊपर भेज दी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ों में क्वालिफाई करते हैं। हम सारी इसी मुआशरे में रह रहे हैं। उसमें न्याजी साहब भी शामिल हैं, मेरे साथ उसमें आगे न्याजी साहब शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायरेक्ट नहीं भेजी। यानी मतलब मैं वो दानिश्वर हूं जो मुल्जिमों के साथ आप मजीद बात कर लें या करप्शन को ग्लैमराइज करता है। अच्छा या जीरे ब्लेड ठगों आपको मिलेगा मौका। अच्छा अच्छा न्याय साहब कंप्लीट करें। न्याय साहब बोले, आप ये नहीं बोलेंगे। न्याय साहब को बोलने दें। अब सुने, अभी लानते मैंने भी अब बोले ये इनका यही मसला है। अब मैं अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने अपने ऊपर लाख लानते भेजी हैं। मैं शायद ना भेज सकता। मैंने तो जनरलाइज बात की है कि जो बंदा भी जमहूरियत के खिलाफ बात करेगा मैं उसकी ज़बान काट लूँगा। इसलिए कि ये पाकिस्तान अगर आज कायम रह सकता है तो उसकी एक ही होप है कि अगर आईने पाकिस्तान कायम रह सकता है। और अगर इनको उनकी समझ नहीं है तो इनको चाहिए कि इस तरह के जो है भाषण आगे चैनल्स पे ना बैठा करें। ये एक बड़ा एक सेंसिटिव मामला है कि जमहूरियत के ऊपर आके। और दूसरी बात यह है कि ये 2014 से जो लगे हुए हैं इसी जमहूरियत की बेखुनी करने के लिए, और ये जो लोग इसको उठाने के लिए पेश कर रहे हैं, ये जमहूरियत रहने दिया इन्होंने। आप कह रहे हैं जिस जमहूरियत के अंदर ने क्या डिलीवर किया, जमहूरियत को चलने कब दिया है? ये जब वो मैं हमेशा पूछता हूँ कि अप्रैल 2014 में नवाज शरीफ को आए 11 महीने हुए थे, और एक पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर चतरा तक बिल बोर्ड लग गए थे कि सियासत रियासत बचाओ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का कहर आप पे गिरे कि वो रियासत पे वो कौन सी क़यामत ढा गई थी जब आप रियासत को बचाने आए थे कि आज ना सियासत रहने दिया आपने और ना रियासत बचाया गया। बिल्कुल ठीक। न्याय साहब का आपका पॉइंट, न्याय साहब ये तो ठीक कह रहे हैं कि 2014 साजिशें तो हो रही थी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की। नहीं, मेरी बारी है कामरान, भुगत रहे भट्टी साहब, दिस इज माय टर्न। उस्मा साहिबा, अच्छा आप बोले, उस्मा साहब बोले, आप बोले, आप फरमाएं। अब लानते मुझे भी तो भेजनी है ना। अब हो सकता है मेरा भी लानते भेजने को किसी पे दिल कर रहा हो तो मैंने भी तो लानते भेजनी है ना। मैं भी तो आखिर इस मुल्क का एक शहरी हूं ना। मैं एक सियासी कारकुन हूं। मैं बिल्कुल लानत भेजती हूं उनके ऊपर जो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते हैं। मेरी भी लानत है उन लोगों के ऊपर जो पेड ट्रोल्स की तरह काम करते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो किसी के एजेंडे के ऊपर काम करते हुए दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो सियासतदानों के खिलाफ जो है वो एक किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं और उस मुहिम खुशी में जो है वो पार्ट देते हैं। मेरी लानत है पॉइंट आ गया, मुझे सबको मैनेज करना है ना। कहते हैं लेकिन उनका ताल्लुक बहुत लानतें भेज दी, आज बस करते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो चोर दरवाजों से जो है वो सियासत वो बन जाते हैं तज्जियाकार। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो दूसरों को जो है वो लानतान करते हैं और खुद काउंसलर होने की औकात नहीं होती। मेरी भी लानते हैं सबके ऊपर, फिर आ जाते हैं लानतों का मुकाबला कर लेते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा जी, बात ये, अच्छा अब्बास से बड़ी लानतें होगी। आपकी लानते आसमान एक लानत और बहुत बड़े पढ़े लिखे को बुजुर्ग हैं। मैं कहता हूं लानते हो गई है शो में, बस कर दे। सबको लग जाएगी और हमारी लानते आपको नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं होता ना। आपका पॉइंट आ गया। जी जी, लानते होता है किसकी लानत? मेरी मैं कहता हूं जी, मैं ये कोई बात है? मैं कह रहा हूं मैं लानत भेजता हूं ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं। मैं भी एक लानत भेजता हूं और जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं। और मैं लानत भेजता हूं उस पर जो कल हाउस ऑफ शरीफ को राक एजेंट कह रहे थे और आज उनके साथ खड़े हुए हैं। जरा क्लिप चलाएं उस्मा बुखारी साहबा के राक एजेंट नहीं तजियाकार की बात की थी उन्होंने। कल ये राक एजेंट थे हाउस ऑफ शरीफ
ये दोनों रा के एजेंट थे औसफ शरीफ, ये उस्मा बुखारी कह रही थी जब गवर्नर तासीर होता था उस वक्त उनके साथ थी। आज रा के एजेंट मुहिब वतन हो गए। लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने सियासत को तबाह कर दी, जमहूरियत को तबाह कर दिया। लानत है ऐसे लोगों पे जो कल उस तरफ खड़े होते हैं, कल इस तरफ खड़े होते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो जिनका कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात। ये कैसे लोग हैं कि जो कल हमें कोई और भाषण देते हैं, आज हमें भाषण देते हैं। ये हाल है इनका और ये इनका करतूत है। और ये कौन हो, कहां से आ गई हो, कहां से आ गई, यानी और आज भाषण दे रहे। मैं मेरे में लेके आए इन सबको। मैं कारकुन हूं, कैसी रुक जाए, वहां म्यूट हो गए। कैसी कारकुन हो, कल राग एजेंट साहब कह रुक रही थी, जाओ, आज इधर रुक खड़ी जाओ। हुई हो। कैसी जो कारकुन मेरा हो? प्रोग्राम खराब करे मैं उस पे भी लानत नहीं भेजूंगा। मेरा दिल इतना कुशादा है, मैं कहूंगा भाई आप सबको मेरी तरफ से फूल। एक गुलदस्ता न्यायी साहब को, भाई इतनी लानतें पड़ी हैं शो में के अंदर, अल्लाह माफ करे, शो पे इतनी बड़ी शो के अंदर आई हैं। मैं कहता हूं मैं इसको नेगेटिव करने के लिए एक गुलदस्ता फूलों का मैं न्यायी साहब को देता हूं, एक गुलदस्ता फूलों का मैं उस्मा साहब को देता हूं, और एक गमला और गुलदस्ता आपको देता हूं। भाई आपस में इफ़हाम और तफहीम से रहें। इस तरह आप लोगों के आगे आके यूं आपस में दस्ते गिरबान होंगे। अगयार हम पे हंसेंगे, यानी कि हिंदुस्तान वाले अगयार हम पे हंसेंगे, इजराइल वाले हमारे खिलाफ साजिश होगी। मेरे दोस्त, ये हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कहां से डेट देगा जब हम आपस में लड़ रहे हैं। लानतों को दफन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू करते हैं। ब्रेक लेने के बाद मैं आपको खुशखबरी दूंगा। ब्रेक लेते हैं जी। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल मामला से निकलने की तौफीक दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौफीक दे कि वो इलेक्शन की डेट जल्द जल्द दे के गुमगू कैफियत ख़त्म करें। भाई मुझे तो कल तक दीजिए इजाज़त।